अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क की सियासत में आज एक और ड्रामाई तब्दीली आ गई है। कौमी असम्बली तहलील कराने के लिए अपनी सूबाई असम्बली तहलील करने वाली तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में ही वापस जाने का इशारा दिया और फिर आज स्पीकर कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे भी मांग लिए। और आज ही खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने गवर्नर को असम्बली तहलील करने की एडवाइस भी भेज दी है। मगर दूसरी तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 अहम तरीन रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया है। कल इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दिया था, शहबाज शरीफ की नींदें आराम करने का दावा किया था और आज हुकूमत ने अपनी जवाबी चाल चल दी है। तहरीक इंसाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट में हराने और रन ऑफ इलेक्शन में भी टफ टाइम देने का प्लान कर रही थी, लेकिन हुकूमत ने जवाब में दो तरफा वार कर दिया है। एक तरफ कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के नंबर्स मजीद कम कर दिए हैं और दूसरी तरफ कौमी असम्बली से उसकी पूरी आला क़यादत का सफाया कर दिया है। इमरान खान समेत अब तहरीक इंसाफ का कोई काबिल जिक्र रहनुमा कौमी असम्बली में बाकी नहीं बचा है। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, असद कैसर, कासिम सूरी, फवाद चौधरी, मुराद सईद, शफकत महमूद, हम्माद अजहर, शहरियार अफरीदी, उमर अयूब, अली अमीन गड्डापुर, हामिद डोगर और अली जैदी के अलावा शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले आज तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी लीडर के ओहदे मांगे थे। आज फवाद चौधरी ने जमान पार्क में इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि परवेज खटक की सरबराही में कमेटी इसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी करेगी, लेकिन फवाद चौधरी की मीडिया टॉक के फौरन बाद इस्तीफे मंजूर होने की खबर आ गई और फिर फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि हमारे इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, लेकिन जब तक आप 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, लीडर ऑफ दी अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास ही आने हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ ही का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस ज़मन में हमारे ज़ेर इल्तवा केस में फैसला देंगे। यानी अचानक बहस ही बदल गई है। कौमी असम्बली को तहलील कराने के लिए अपनी सूबाई हुकूमत छोड़ने और सूबाई असम्बली तहलील करने वाली तहरीक इंसाफ उसी कौमी असम्बली में ओहदों के लिए लड़ रही है और हुकूमत ने भी अपने ही मौक़िफ़ से यूटर्न ले लिया है। अब से कुछ दिन पहले तक खुद हुकूमत तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापस आने की दावत दे रही थी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बार बार कहा था कि इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए मेरा इत्मीनान होना ज़रूरी है कि हर रुकन ने अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दिया है और उस पर कोई दबाव नहीं है। तो प्राइवेटली मुझे आकर कहते हैं कि हमने ये एक दबाव में इस्तीफा लिखा था और उस वक्त मुश्किल थी। अब स्पीकर के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, बेशक वो मेरे सामने भी बैठ के इस्तीफा लिख रहा है, लेकिन मुझे कोई बंदा फोन करता है कि ये बड़ा मजबूर होकर ये लिख रहा है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो कानून मुझे ये कहता है कि आपने इस्तीफा मंजूर नहीं करना। जो भी बात करना चाहते हैं असेंबली में आके कर, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते तो इकट्ठे होकर जब वो आएंगे, इसका मतलब है एक दूसरे पर प्रेशर रहेगा, तो ये स्पीकर के जो सेटिस्फेक्शन है उसके तकाजों को पूरा नहीं करती। हर मेंबर को मैं सुनना भी चाहूँगा, मुझे ये तसल्ली कराएं कि वो खुद ये इस्तीफा दे रहे हैं, उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। क्योंकि जब इनके इस्तीफे आए थे तो उसके बाद भी कई मेंबरान मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर न करें। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस्तीफों की मंजूरी के लिए उस मेंबर का अपना फैसला होना जरूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा या लीडर खड़ा होकर कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्तफी होगी है, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे, वो एक्सेप्ट करना ही गैर आईनी और गैर कानूनी। आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए, मेरे सामने साबित करेंगे पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है, उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। मगर आज अचानक 35 रहनुमाओं के इस्तीफे कबूल कर लिए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने मेजबान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए कहा है कि इस्तीफों की मंजूरी के बावजूद हमारे अराकीन स्पीकर के पास जाकर अपोजिशन लीडर का ओहदा लेंगे और इन 35 नशिस्तों पर भी इमरान खान ही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का बयान सामने आया है कि पीटीआई की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बात करते हुए कहा है कि 2-3 महीने के लिए कौन इलेक्शन लड़ेगा, तो फिर क्यों इस्तीफे कबूल करके पैसा ज़ाया किया जाएगा, वक्त ज़ाया किया जाएगा। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आपने कल दावा किया था कि आपके नंबर पूरे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है और हो सकता है वज़ीर आज़म खुद ही कॉन्फिडेंस का वोट ले लें और सदर की तरफ से कहने की नौबत ना आए, मगर क्या आपके नंबर पूरे नहीं थे और आपको डर था कि अगर पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके, मामला रन ऑफ में गया, इसलिए ये 35 इस्तीफे कबूल किए गए? क्या मंतक है? नहीं, मंतक इसमें जो आप रेफर कर रहे हैं बात वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर बिल्कुल पूरे थे, लेकिन देखें ये तो एक किस्म की शतरंज की खेल बन गई हुई है। हमारी सियासत जो है वो
पहले इस्तीफे देते हैं, और अगर आपको याद होगा उस फैसला कुन जो रात थी, डिप्टी स्पीकर ने उस वक्त भी इनके इस्तीफे मंजूर किए थे, और वो रिकॉर्ड के ऊपर है असेंबली के। और उसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी ने बावाज़ बुलंद जो है कहा था कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। तो ये इस्तीफे इनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर अब हम उसकी जो है पावर एक्सरसाइज इनकी एक्सेप्टेंस की करते हैं, बीच में आके ये कुछ लोग जो है इनके इस्तीफे अब नहीं देना चाहते। हमारे पास वो लिस्ट मौजूद है, उन लोगों ने अपनी कुछ छुट्टियों की भी दरख्वास्त 2-4 मेंबरान ने इनके ने दी हुई है। कुछ लोग आके हाजिरी भी लगाते हैं। 85 के करीब उनके अरकान जो है वो 90 के करीब इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में जो है मुकीम भी हैं, अपनी अहले खाना के साथ मुकीम है। और तो ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो ये अगर हमने एक चीज़ जो है एक पॉलिटिकल मूव की है पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर, तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। इस्तीफे तो इनके पड़े हुए हैं, जिस वक्त मर्जी मंजूर कर लें, जिस वक्त मगर ख्वाजा साहब, आपकी जमात की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा था ना कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है जो पूरे सिस्टम को ही तितर बितर करना चाहती है, क्योंकि सिर्फ इमरान खान वजीर आज़म बनना चाहते हैं। वो असेंबली में आए, आकर बात करें। अब वो असेंबली में आ रहे हैं, 3 ओहदे मांग रहे हैं, तो आप लोगों ने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। राजा परवेज अशरफ साहब कहते थे कि सबको अपनी तसल्ली करूंगा, एक एक से बात करके इस्तीफा कबूल करूंगा कि किसी पर दबाव ना हो। पहले 11 कर लिए, अब 35 कर लिए, एक एक से मिलके तो नहीं कंफर्म किया। तो ये बाकी भी 70 होंगे। या तो ये कह देना कि हमने इस्तीफे नहीं दिए हुए, तो फिर तो ये बात किसी हद तक आपकी बात जो है उसमें वजन आ जाएगा। ये या तो कहते हैं हमने इस्तीफे दिए ही नहीं थे, और ये सारे इस्तीफे जो पड़े हुए हैं असेंबली की सेक्रेटेरिएट में ये जाली हैं, हमारे दस्तखत जाली हैं, हमने साइन नहीं किए हुए। इसको कंटेस्ट करें ना, तो या तो कंटेस्ट करें, तो फिर तो ये बात जो आप बात कर रहे हैं इसमें वजन भी आ जाएगा, और इस बात में कोई थोड़ा सा जो है वो एक क्लैरिटी भी उसके साथ आ जाएगी। लेकिन जब तक इनके इस्तीफे पड़े हुए हैं, पिछली दफ़ा भी ये आए थे जब 2014 में, तो ये तरले मिन्नतें करके आए थे। अब भी तरले मिन्नतें कर रहे हैं। इनके बंदे कुछ जो है हमारे साथ राब्ते में भी हैं, और अब 3 ओहदे भी मांगते हैं। पहले कहते हैं कि हम इन असेंबली में इन लोगों के साथ बैठना जो है गुनाह समझते हैं, फिर इस्तीफे दे देते हैं, उसके बाद गालियां देते हैं, इसी असेंबली को गालियां देते हैं। पिछली दफ़ा भी कहा था कि चोरों की असेंबली है, डाकुओं की असेंबली है, 35 पंक्चर लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा माहौल में हमारी ये मूव जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट है जो हमने किया इनके साथ। मगर करेक्ट के पीछे मुझे ये बताएगा कि आपका सियासी फायदा क्या है इसमें, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए पीडीएम को इन सीटों पर 35 पर। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि इतने कम टाइम के लिए कौन इलेक्शन लड़ेगा, और इमरान खान साहब अगर 35 की 35 पर खुद इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इंदिया दिया जा रहा है, तो सिवाय इसके कि कौम का वक्त भी जाया होगा और पैसा भी जाया होगा, फायदा क्या है? नहीं देखें, हम तो ज़ाया नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह के फजल से काम कर रहे हैं। जो भी हमारी औकात है, जो भी हमारी हिम्मत ताकत है, जो भी अल्लाह ताला ने हमें जो है तौफीक दी हुई है, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। काम अगर कोई नहीं कर रहा, तो पिछले 13 साल से केपी में पीटीआई नहीं कर रही, वहां पे एक मंसूबा बता दें, एक काम बता दें जो इन्होंने किया है। सवाए लूट मार के क्या किया है? ये 4 महीने जो पंजाब में लगाए हैं, 3-4 फेरे तो जहाज़ों के लगा दें, नोट भर के जो ले गए हैं ये सारे बात जो है, तो ये तो नहीं काम होगा ना। हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह जो है हम निकालें इस दलदल से मुल्क को। लेकिन अगर ये रवैया अपनाएंगे तो ये इस रवैये का जो रिएक्शन जो है वो फिर उसी तरह का आ जाए जिस तरह का आ रहा है। तो ख्वाजा साहब, आप समझते हैं कि इन 35 रहमान साहब की जो बात बिल्कुल सही है। हम इस 35 या 34 जितनी भी सीटें हैं इनके ऊपर जो है जिन पे इलेक्शन होना है, बाकी तो मेरा ख्याल है बीच में वो ख्वातीन की भी नशिस्तें हैं, उनमें बिल्कुल इमरान खान साहब सब सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्यों अपना टाइम जाया करें? 33 पे हम लगे हुए हैं। 33 सीटें, बाकी 2 ख्वातीन की रिजर्व सीट्स हैं, तो 33 पर इलेक्शन होगा। आप कह रहे हैं आपको नहीं है ज़रूरत, तो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ें। नहीं। तो मैं इसलिए मन तक जानना चाह रहा हूं कि कौम का पैसा ज़ाया होगा, इलेक्शन कमीशन के रिसोर्सेज ज़ाया होंगे, दोबारा इलेक्शन होगा, फ़ायदा क्या होगा, क्यों किया?
एक नहीं, दोबारा इलेक्शन होगा, फिर 6 बार इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर इस्तीफे दें, क्योंकि एक ही सीट रिटेन कर सकते हैं, बाकी को भी तो इस्तीफे देने पड़ेंगे। जिस तरह पहले भी 7 के 8 के ऊपर ये इलेक्ट हुए हैं, तो अपनी सीट पे तो ये डिस्क्वालिफाइड है, तो उनके ऊपर भी आप ये अभी तक ओथ नहीं ली हुई, तो ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अगर इमरान खान साहब इसी तरह गेम खेलना चाहते हैं, तो अगर कौम का वक्त जाया करना चाहते हैं, रोन तो वो डालें। अब देखें ना, अब स्टेटमेंट दी है कि जी हम बात कर सकते हैं, फौज से बात कर सकते हैं, और मैं स्वाति साहब का, शहबाज गिल साहब का अपने कातला हमला जो है वो माफ कर दूंगा, वो मैं भूल जाऊंगा। ये कोई बात है? आइन जो है वो कहता है कि सियासी कुव्वतें जो है आपस में फैल जाती है, या सियासत कहती है कि सियासी कुव्वतें आपस में बात करें, आपस में बात हो। ये जिसने असेंबली जो है वो नो कॉन्फिडेंस हुआ है, उसके बाद इसने बयान किया कि मैं इस असेंबली में बैठना नहीं चाहता, मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ मेरा बैठना ये है वो है। 100 किस्म की गालियों के साथ जो है इसने बयान दिए, और आज फिर वापस आना चाहता है। तो फिर ठीक है, ये जो है ये फिर ये जो 34 पंचर लगे हैं आज, या 35 जितने भी लगे हैं पंक्चर जो हैं, अब लगाते रहे, जहाँ पे कोई ट्यूब नहीं ले लें या टायर नया ले लें, कोई इस तरह का कर लें, इसके बगैर तो कोई और कोई चॉइस नहीं। और बाकी 70 इस्तीफे भी आप कह रहे हैं कबूल होंगे? वो भी हो सकते हैं, अगर हम ये 35 कर सकते हैं तो 70 क्यों नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो खान साहब उस सूरत में अब खान साहब कह रहे हैं कि मैं सेहतियाब होकर वापस सड़कों पर होऊंगा, पंजाब में इलेक्शन हो रहा होगा, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील हो गई होगी, वहाँ इलेक्शन हो रहा होगा, 35 नेशनल असेंबली की सीटों पर इलेक्शन हो रहा होगा, तो आपको हुकूमत करने के लिए इस्तेहकाम कहाँ मिलेगा? इलेक्शन का माहौल हो रहा होगा। नहीं, देखें मेरी बात सुने, इस्तेहकाम जो है पिछले जब से ये रुखसत हुए हैं, इनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ है, तो इस्तेकाम जो है वो उसकी ख्वाहिश तो हमारी भी है, पाकिस्तानी अवाम की भी ख्वाहिश है, लेकिन इनकी ख्वाहिश नहीं है। अगर ये इस्तेकाम चाहते हैं तो सियासत को सियासत के साथ खेलें, उसी तरह खेलें जिस तरह सियासत खेलनी चाहिए, सारी दुनिया में खेलेंगे। सियासत जिस तरह होती है उस तरह सियासत करें। ये जो ब्लैकमेलिंग की सियासत है, वी विल नॉट बी ब्लैकमेल, हम इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये बेशक सड़कों पे आए, आगे इसने 8 महीने में सड़कों पे आगे क्या कर लिया है? घर बैठा हुआ है, पिछले 6 महीने से जो है ऑनलाइन खिताब करता है, इसकी जरूरत नहीं है बाहर आए। मगर ख्वाजा साहब, क्योंकि जिस दिन हादसा हुआ है, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे, ये वजीराबाद हादसा हुआ, कितने लोग थे इसके पास साथ? 10 लाख थे या 15 लाख थे या 20 लाख थे? ज़ाहिर खान साहब ने एक तंग सड़क के ऊपर जो पिंडी में एक तंग सड़क के ऊपर जो जलसा कराया गया, कितने लोग थे इसके साथ? खान साहब ने जो मार्च का ऐलान किया उसमें भी, उसके बाद एहतजाज में भी, उसके बाद जलसे में भी लोग कम थे, मगर ख्वाजा साहब जिस तरीके से आपकी हुकूमत जारी है, फैसले कर नहीं पा रहे हैं, इसाक डार साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी फैसले नहीं हो रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, तो फिर खान साहब अकेले तो सड़कों पर नहीं होंगे, अवाम भी सड़कों पर होंगे। श्रीलंका की तरह अगर 60% महंगाई होगी, चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, लंबी लंबी लाइनें होंगी, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा होगा, दवाइयाँ नहीं मिल रही होंगी। मैं शाहजेब आपको मैं कोई दावा नहीं करता, मैं आजिज़ सा आदमी हूँ, मैं दावा नहीं करता, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे वतन में इंशाल्लाह ताला डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। नहीं, जो आप जो सजेस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो नहीं होगा। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा, और हम एफर्ट भी करेंगे, और एफर्ट कर रहे हैं, और हमारे एफर्ट्स को जो है ना वो कामयाबी मिल रही है। ऐसी कोई डिफ़ॉल्ट वाली बात नहीं। आप देखें कराची में जो है ये रोना रो रहे हैं, जो क्या सीटें 3रे नंबर पे ये आए हैं, कितनी सीटें इनको मिली हैं? मैंने आपसे कल भी बात की थी या परसों बात की थी कि 14 सीटें नेशनल असेंबली की लेके, 23 सीटें प्रोविंशियल असेंबली की लेके क्या औकात बची है? इससे साबित हुआ है कि 2 नंबर इलेक्शन था वो, और हम पिछले 3 साल से 4 साल से शोर मचा रहे हैं कि ये 2 नंबर इलेक्शन के जरिए जो है बरसरक तरह, और अब भी आवाजें उनको दे रहा है। पार्लियामेंट को आवाज नहीं देता, सियासत को आवाज नहीं देता, उनको आवाजें दे रहा है कि मेरा तरला मेरा कबूल करें, मैं सुलह कर लेता हूं, जाने दें जो गिल साहब के साथ जो हुआ या सवाती के साथ हुआ या मेरे पे हमला हुआ उसको भूल जाते हैं, लेकिन माफी तलाफी करते हैं। तो ख्वाजा साहब, अब क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को असेंबली तहलील करने की समरी भेज दी है, पंजाब की असेंबली तहलील हो चुकी है, वहाँ केयरटेकर सेटअप पर अब बात चल रही है, उन्होंने नाम दिए थे, अब आपकी तरफ से नाम दिए जो उन्होंने कबूल नहीं किए हैं, लगता है कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा। तो
इलेक्शन होंगे पंजाब में, या आप लोग अदालत जा रहे होंगे कि जी क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है, पहले मर्दमशुमारी होगी, फिर नई डिलिमिटेशंस होगी, फिर इलेक्शन होगा, तो जो वफाक में जिस तरह होगा वैसे? लिए तैयार हैं हम, बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं, कोई उसमें हिचकिचाहट हम में नहीं है, बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और अल्लाह का फजल है कि लोग जो है वो उनकी जो इज्तिमाई सोच है या इज्तिमाई दानिश जो है उसको बिल्कुल हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कोई इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, हम इलेक्शन में जाने को तैयार हैं। हम कोई इस किस्म का जो कानून और आईनी बातें जो है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन हम बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। कल या परसों जो है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड भी जो है वो तश्कील हो जाएगी उसकी, और टिकटों के फैसले भी जो है शुरू हो जाएंगे प्रोविंशियल असेंबली में। जहाँ केपी के उसके साथ वो भी प्रोसेस जो है हम स्टार्ट कर देंगे। पीडीएम, पीएमएलएन और बाकी पार्टियां पीडीएम की बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और मेरा ख्याल है आज सर्कुलेट हो गया हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसके नाम सर्कुलेट हो गए हैं। अगर उसमें कोई तब्दीली आई तो 1-2 दिन में तब्दीली होकर फाइनलाइज होगा और हम टिकटें जो है इनवाइट कर लेंगे, टिकटों के लिए मुझे इनवाइट कर लें। जी, मुझे फिर ये भी बताइएगा कि आप ज़ाहिर मईशत को समझते हैं, इस वक्त बहुत बड़ा कंसर्न है। आज भी 1400 पॉइंट्स गिर गई स्टॉक मार्केट, क्योंकि अब मार्केट में ये कंसर्न पैदा हो गया है कि इसाक डार साहब से आईएमएफ नहीं संभल रहा है और आईएमएफ बात नहीं मान रहा है। बांग्लादेश आईएमएफ के प्रोग्राम में गया, हालांकि उनके पास तो रिजर्व्स भी हमसे ज़्यादा हैं, उनकी बरामदात भी हमसे ज़्यादा हैं, उसके बावजूद उनके मामला तय पा गए और मामला आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है, आप ये बताइएगा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत जो फैसले करने हैं, आईएमएफ की कंडीशंस पूरी करनी है, उसके लिए आपकी हुकूमत तैयार है और फौरी तौर पर वो करने को तैयार है, क्योंकि 4-4 अरब डॉलर के रिजर्व्स के साथ पैनिक है मार्केट में कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। देखिए, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस बड़े ही नाजुक मोड़ पे जहाँ पे हमारी मईशत खड़ी है, बाज लोग जो है इससे बेतहाशा फ़ायदा उठा रहे हैं, बेतहाशा फ़ायदा उठा रहे हैं। मसलन ये मैं आपको ये जो खबर चाह रही थी कि हुकूमत ने इतनी गाड़ियाँ जो है वो इंपोर्ट की हैं, हुकूमत ने कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं की, ये प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की हैं गाड़ियाँ। उनकी एलसीएं खुली हैं जो है बैंकों ने खोली हैं, जबकि बैंक जो है दूसरी एलसीएं खोलने को जो है इनकार कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है मगर ख्वाजा साहब, जब बैंक से बात करें तो जाहिर है बैंक्स की चॉइस पर अगर आपने छोड़ा है तो नज़र आता है कि अब तो जो दालें हों या फिर नज़र आ रहा है कि खाने पकाने का तेल हो, इसके अलावा ज़रूरी अद्वियात हों या फिर हॉस्पिटल का सामान हो, उसके एलसीज़ में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो फिर इसी किस्म के मसाइल पैदा होंगे कि कोई गाड़ी इंपोर्ट कर लेगा, दूसरी तरफ जो ज़रूरी अशियाँ हैं उनकी इंपोर्ट्स नहीं हो रही होंगी। हमें नज़र आ रहा है कि हर चीज़ की कीमत ही बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़ैसला है या नहीं है, आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल कराने के लिए मुश्किल फैसले करने को तैयार है या नहीं है? हम अगर आईएमएफ को बिल्कुल अबैंडन नहीं कर रहे, और जब हम अबैंडन नहीं करेंगे, उस प्रोग्राम में रहेंगे, तो डेफिनेटली आईएमएफ की शराइत जो है हमें मंजूर करनी पड़ेगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेगोशिएट करके शराइत जो है उनमें नरमी पैदा करें ताकि आवाम पे बोझ ना पड़े। मैं वैसे मतलब नहीं मान रहा ख्वाजा साहब आईएमएफ। वजीर आजम ने भी उनसे बात की थी, कहा था 3 दिन में आएगा, नहीं आया, वो बांग्लादेश चले गए। मेरा ख्याल है कोई फ्लाइट तब्दील हो गई उनकी, वहाँ चला गया उनका वफ्द, हमारे यहाँ नहीं आया, वो नहीं मान रहा बात। आप हो सकता है सही कह रहे हो, लेकिन हम जो है मेरी जाती राय है कि पाकिस्तान का जो कम आमदनी वाला तबका है जो है उस पर बोझ कम करके जो हमारा प्रिविलेज्ड तबका जो है जिनकी आमदनी ज़्यादा है, अफोर्ड कर सकते हैं, उन पे बोझ डाल ये इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला निकल आएंगे हम इस सारे मसले। और ख्वाजा साहब, फैसला यही है कि आप मुद्दत पूरी करेंगे, चाहे 35 सीटों पर इलेक्शन हो रहा हो या 70 इस्तीफे और कबूल करने पड़ रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहा हो, पंजाब में हो रहा हो, सब होते रहेंगे, आप मुद्दत पूरी करेंगे? जी बिल्कुल, मुद्दत पूरी करेंगे। देखना अभी किसी चैनल पे मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब के साथ बात हो रही थी या किसके बाद बात हो रही थी। देखें, अगर आप लोग कहते हैं जी कि आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ख़त्म हो गया है या कम हो गया है या आपने लूज़ किया है, तो हमारे लिए जो है, तो अगर हम पूरी टर्म करते हैं तो वो और आज करते हैं या पूरी टर्म पूरी करते हैं तो तकरीबन हमें कम से कम 6-7 महीने का कुछ तो रिकवरी का जो है टाइम मिलेगा। अगर हम अभी करते हैं तो मैं इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता
मैं समझता हूँ पॉलिटिकल कैपिटल जो है, अगर हमारा लूज हुआ होता तो ये कराची वाले रिजल्ट ना आते। कराची वाले रिजल्ट जो है, पीटीआई का लूज हुआ है कैपिटल जो है, और सारे पाकिस्तान में पीटीआई का लूज हुआ है कैपिटल जो है। पाकिस्तान की आवाम की जो दानिश है या समझ है या अक्ल है, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। बड़ा बड़ा समझदार वोटर है। मैंने 7 इलेक्शन लड़े हैं। अल्लाह के फजल से कभी भी जो है आवाम की अकल को या दानिश को जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अहम मामला थे। हमने तहरीक इंसाफ को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी है, वो नहीं आए हैं। मुआशी मामला के लिए हमने सागदार साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी है, वो भी नहीं आए हैं। कुछ आम मामला इन पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का अमल तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन धांधली के इल्जामात के साथ साथ अभी तक ये भी वाज़ेह नहीं हो सका है कि कराची का अगला मेयर किस जमात से होगा, क्योंकि किसी भी जमात को सादा अक्सरियत नहीं मिली है। इस वक्त सबकी नजरें जमात इस्लामी पर मरकूज हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले ही वाजे कर चुकी है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएगी, और तहरीक इंसाफ भी वाजे कर चुकी है कि वो मेयर कराची की दौड़ में जमात इस्लामी की तो हिमायत कर सकती है, मगर पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगी। इसलिए अब जमात इस्लामी ने फैसला करना है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जाएगी या फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाएगी। जबकि अहम बात यह भी है कि इस गैर वाज़ेह सूरत हाल में आज जमात इस्लामी को 2 मजीद नशिस्तें भी मिल चुकी हैं और पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें कम हो गई। सिर्फ यही नहीं, जमात इस्लामी मजीद कई नशिस्तों पर भी नताइज में तसहीह और रिकाउंटिंग का मुतालबा कर रही है। ताहम नंबर गेम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी 91 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है और मखसूस नशिस्तें मिलाकर पीपल्स पार्टी की तादाद तकरीबन 140 बन रही है, जबकि जमात इस्लामी 88 जनरल नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है और मखसूस नशिस्तों को मिलाकर जमात इस्लामी की नशिस्तों की कुल तादाद 135 बन रही है। इसी तरह तहरीक इंसाफ 40 जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुई है और मखसूस नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ की नशिस्तें 60 हो जाएंगी, जबकि इन तीनों बड़ी जमातों के अलावा नून लीग की 9 नशिस्तें हैं, 4 आज़ाद उम्मीदवार, JUI की 4, तहरीक लब्बैक की 3 और MKM हकीकी की 1 नशिस्त मिलाएं तो ये तादाद 21 बनती है। लेकिन मेयर कराची की दौड़ में किसी भी जमात को सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 356 के ऐवान में 179 नशिस्तें दरकार होंगी, जो इस वक्त किसी भी जमात के पास नहीं है। लेकिन अगर जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर लेती है तो फिर वो ये गोल्डन नंबर हासिल कर सकती है और उनका मुश्तरका नंबर 195 हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी अपने साथ बाकी सारी जमातों को और आज़ाद उम्मीदवारों को भी मिला ले तो उसका नंबर 161 हो जाएगा और पीपल्स पार्टी को अपना मेयर लाने के लिए मजीद 18 वोट दरकार होंगे। ताहम एक सूरत यह भी है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मेयरशिप के हवाले से किसी फार्मूले पर इत्तफाक कर लें और उनका इत्तेहाद बन जाए, मगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा रही है और दावा कर रही है कि उनकी नशिस्तों की असल तादाद 94 बनती है, हमारी नशिस्तें वापस मिलेंगी तो ही पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, मगर साथ कह रही है कि उनके सारे ऑप्शंस खुले हैं। इस वक्त हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। पहले सईद गनी साहब, आपसे, आपकी 2 नशिस्तें कम हो गई, जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें बढ़ गई, क्या सोच रहे हैं आप? जमात इस्लामी के साथ जाएंगे, उन्हें मेयर का ओहदा देंगे? देखिए, पहली बात तो ये शाहिद कि अभी थोड़ा सा इसमें इंतजार करना चाहिए आपको। ये जो नशिस्तों की वो बात कर रहे हैं बढ़ने की कम होने की, वो नंबर शायद अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए कि हमारा नंबर जब 93 बताया गया था तो मैंने जब हमारी जो कैलकुलेशन थी और जो हमने डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन दी थी सारी, उसमें हमारा नंबर 96 बन रहा था। तो मैंने आज इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें आप ऑफिशियली जो डिस्ट्रिक्ट का और टाउन वाइज आपका रिजल्ट है वो दें ताकि हम टैली करें कि कहाँ पर फर्क आ रहा है। तो हमारा नंबर जमात का तो शायद 86-87 ही था, लेकिन हमारा 96 आ रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ, जो मैं कल से कह रहा हूँ कि भाई अगर आपका एतराज है तो आप दरखास्तें करवा लीजिए, हो रही हैं, हमने भी दरखास्तें दी हुई है, कोई एक जगह नहीं, कोई डेढ़ दर्जन के करीब हमारे उम्मीदवारों की दरखास्तें रिकाउंटिंग की, और इसी तरह PTI की भी मुख्तलिफ जगहों पे हैं। अभी कहीं एक रिकाउंटिंग हो रही है जिसमें जमात इस्लामी के लोग आए, उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन जब देखा कि कुछ जो 2-4 पोलिंग स्टेशन खुले उनके वोट कम हुए तो उस अमल का बाइकआउट कर गए और अब अपने बंदे इकट्ठे कर लिए और शोर शराबा कर रहे हैं ताकि वो उस रिकाउंटिंग के अमल को रुकवाएं। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी रिकाउंटिंग होनी चाहिए ताकि शफाफ अमल हो, दूसरी तरफ अगर वो देखते हैं कि हम हार रहे हैं तो उससे वो एहतियात करें। तो मेरा ख्याल है कि ये भी डबल स्टैंडर्ड है जो नहीं होना चाहिए। बाकी नंबर्स जो है वो बहरहाल एंड ऑफ द डे भी शायद हमारे कुछ ज्यादा ही होंगे जमात इस्लामी से। वो अगर आपके ज्यादा भी हो और यहाँ से 2-3 सीटें आपको और भी मिल जाएं सईद गनी साहब, तब भी आप नहीं बना सकते हैं अपना मेयर, क्योंकि PTI का ऑप्शन आपके लिए भी नहीं है और PTI आपके लिए ऑप्शन नहीं है। तो जमात इस्लामी के पास दोनों ऑप्शन है, वो तहरीक इंसाफ के साथ चली जाएगी अगर आप नहीं मानेंगे, और जमात इस्लामी कह रही है कि मेयर तो उन्हीं का मानना पड़ेगा। डिप्टी मेयर आप क्या अपना बनाएंगे, इस बात के लिए राजी हैं? शायद देखें, अगर उन्होंने हमसे मेयर मांगना भी है तो मेरा ख्याल है कि मीडिया टॉक के अंदर नहीं कर सकते, अपनी अंदरूनी मीटिंग के अंदर वो नहीं कर सकते,
या आपको इंटरव्यू देते हुए नहीं कर सकते, उसके लिए उनको हमसे मिलना पड़ेगा ना। तो जब मिल के बैठेंगे तो जाहिर है जब वो अपनी बात करेंगे तो हम भी अपनी ख्वाहिश का इज़हार करेंगे। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए और उसके बाद इसका कोई रास्ता निकलेगा। अब मुझे नहीं पता कि हाफिज साहब क्यों इतने इमोशनल हो गए कल भी कि जी हमारे नंबर पूरे करो। भाई नंबर तो इसी तरह पूरे होंगे जिस तरह आप कर रहे हैं अभी, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इल्जामात उनके हैं या हमारे हैं उसको कानूनी तरीके से हल होने दें और दोनों सियासी जमातों को बैठकर बात करनी चाहिए कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो उसका कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मगर आप उस हल के लिए फ्लेक्सिबल हैं कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना हो, जमात इस्लामी का हो? शाहजेब, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि मेयर हमारा हो और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा हक है कि हम ये ख्वाहिश का इजहार करें। लेकिन अगर जमात इस्लामी की भी ये ख्वाहिश है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक हमारे साथ बैठेंगे नहीं, इस ख्वाहिश का इजहार नहीं करेंगे, तो हम पार्टी के अंदर बैठ के इस पर बात भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप जो पीटीआई की कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है या मेरा ये खुशगुमानी कह लें कि भले पीटीआई ने ऑफर कर दिया लेकिन शायद ये इतना आसान काम नहीं है। और पीटीआई की भी जानिब से जो मुख्तलिफ तरीके से बयान आए, एक तरफ ये आता है कि हम कर रहे हैं, मुझे कहीं और से कुछ और इत्तलात भी आ रही है कि शायद वो नहीं भी करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहेंगे? आपके मुखालिफ हैं वो, खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के इत्तेहादी रहे हैं वो, इन्हें मेयर बना देंगे, डिप्टी मेयर अपना बनवा लेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? अब ये तो जब कोई ऐसी चीज सामने आएगी तो फिर ही बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें इनका नीचे सपोर्ट कर देनी चाहिए, जबकि विद इन पीटीआई कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद इस तरह नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, आज आपकी 2 बढ़ गई हैं, 86 से 88 हो गई। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की 2 कम हो गई, 93 से 91 हो गई। रिकाउंटिंग जारी है। एक जगह उनका एतराज़ है कि चनेसर गोट में उनकी रिकाउंटिंग में अगर बढ़तरी आ रही है तो आप लोग नहीं होने दे रहे हैं रिकाउंटिंग। आपने सोचा क्या है? क्योंकि अब आप फैसला कर सकते हैं। पीटीआई आपके साथ आने को तैयार है तो आप उनके साथ भी मेयर बना सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी आपके बगैर नहीं बना सकती है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा देखें शाहजेब, मेरा तो सीधा सीधा मसला है, पहले जो आप साथ रह गई हैं, कल मैंने एतराज़ किया था तो 2 तो साबित हो गई ना। इसका मतलब हमारी बात नाजायज़ नहीं थी। हमारी जायज़ बात है, फॉर्म 11 मौजूद है, पीपल्स पार्टी रुकावट ना बने, इलेक्शन कमीशन रुकावट ना बने, जो हमारा जायज़ हक़ है वो दे दें। मैं उन सीटों की बात ही नहीं कर रहा जिनके ऊपर धांधली ये वो इल्ज़ामात, मैं उसके भी बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज़ है। जो 7 ये सीटें हैं इसका मैंडेट तस्लीम कर लें, जितने वोट हैं उसकी बुनियाद के ऊपर आरओ से रिजल्ट जारी कर दें। जिस वक्त ये जारी करेंगे उस दिन हम बातचीत शुरू कर देंगे। हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं सच्ची बात है, मैं कराची की बेटरमेंट के लिए, कराची के डेवलपमेंट के लिए, लोगों ने बड़ी उम्मीद से जमात इस्लामी को मैंडेट दिया है, मैं उनको मायूस नहीं करना चाहता। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मैं कंसेंसस चाहता हूँ, ताकि उसके नतीजे में मारा मूरी, झगड़े, लड़ाई, इख्तियारात का रोना ये ना हो। इस शहर में कुछ काम होना शुरू हो जाए, इस शहर के लोगों के कुछ आंसू पुज जाएं। तो इसके लिए अगर हमें एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला, और इलाकों से मिला कि जहां पहले एमक्यूएम मैंडेट लेती थी, फिर पीटीआई ने उसके मैंडेट को ले लिया था, और अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को सुपरसीड किया है और आधे से ज़्यादा फ़र्क के साथ हमने हर सीट पे तकरीबन पोजीशन हासिल की है। तो अभी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कराची के लोगों को तनहा ना छोड़ें और सियासतबाजी की नज़र ना करें। इसलिए मैं बहुत ओपन हूँ, हमारी पार्टी बहुत ओपन है। आज भी हमारी मरकज़ी पार्टी के साथ हमारी मीटिंग हुई, फिर हमने अपने लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप अपने ऑप्शन को खुला रखें। ज़ाहिर पीटीआई भी हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, वो बिल्कुल उन्होंने भी कहा है, हमारा खैर मकदम भी किया है, मुबारकबाद भी दी है, गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है, तो हम उनके साथ मिलकर जा सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले ये मसला रिजॉल्व कर दें। अच्छा, जायज मसला है हमारा, फिर उसके बाद हम बातचीत करें। सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी से ये कह रहे हैं कि जी आपका हक है, आप इस मामले को कंटेस्ट कीजिए, जो कानूनी रास्ता है वो इख्तियार कीजिए, मगर साथ में डायलॉग कीजिए, डायलॉग करके आगे बढ़िए। तो पीपल्स पार्टी आपसे डायलॉग करना चाहती है। क्या आपकी शर्त यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे उसी सूरत में अगर मेयर आपका हो, डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का हो सकता है? नहीं, मेयर तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी ही बनाएगी ना। देखें इस जाहिर सी बात है, देखें सच्ची बात तो ये ना शाहजेब कि हम नंबर 1 पार्टी हैं। आप नंबर ऑफ वोट्स उठाकर देख लीजिए, आप सीटों की सिचुएशन देख लीजिए, वो जो हल्का बंदी जिस पर एमक्यूएम ने एतराज़ किया, इन नताइज ने साबित किया कि अगर वो हल्का बंदियाँ सही हो जाती तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी हम हैं। और हमें ये बात पता थी, अवामी राय के सर्वे मेरे पास से, लेकिन हमने इसलिए इसको डिले नहीं किया कि ये कई साल डिले कर देते। हमने कंप्रोमाइज मैंडेट लिया है, वरना हमारा ये मैंडेट इतना होता कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से मेयर जो है वो बना सकते थे। मुझे बात ये मालूम थी, लेकिन हमने सोचा कि ये दोनों मिलकर 2-3 साल मजीद इलेक्शन नहीं कराएंगे। जैसा कि 2.5 साल तो निकाल ही दिया, पहले 6 साल निकाले थे,
तो इसलिए हमने हल्का बंदियों की मौजूदगी में इलेक्शन लड़ा, तो कंप्रोमाइज इलेक्शन लड़ा। लेकिन इसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी उनको मजीद नंबर चाहिए, तो ये ज्यादती है। पहले वो इस ज्यादती का इजाला होने दें, इलेक्शन कमीशन को मजबूर ना करें। हमें मालूम है DRO उनके अपॉइंटेड हैं और वहां पर इस वक्त भी हमारा एहतजाज जारी है, धरना जारी है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ऑफिस तो हाफिज साहब, फिर यानी कि जहां DRO ये इशू रिजॉल्व हो भी जाए तब भी पीपल्स पार्टी से भी दरवाजे खुले हैं, आपने कोई फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ के लिए भी दरवाजे खुले हैं, आपने कोई फैसला नहीं किया। मगर यह तय है कि मेयर जमात इस्लामी का होगा और उसमें मसला यह कि उसके लिए तहरीक इंसाफ तैयार है कि मेयर आपका हो, मगर आप फिर भी पीपल्स पार्टी का ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं अगर वो भी आपका मेयर तस्लीम करें। हाँ, जाहिर सी बात है, इसके बगैर तो कोई बात हो ही नहीं सकती ना। वरना देखें, जाहिर है कि एक सब्सिडरी बनकर तो आप इस कराची में क्या कर सकते हैं। ऑलरेडी इतने कंप्रोमाइज़ और इतने जो है वो महदूद इख्तियारात हैं। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं, हमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, DHA है, यहाँ पर 25 तरह के इदारे हैं। पहले तो हम उसके इख्तियार के लिए भी बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट का काम शुरू हो। तो जब तक मेयर की पोजीशन ना हो तो आप कैसे इन सब चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। अगर पीपल्स पार्टी ही को लेकर चलना होता तो हम ये इलेक्शन कराने के लिए क्यों इतना लड़ते। उनके तो एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे ना, डिलीवर नहीं हो रहा था, कराची आगे नहीं बढ़ रहा था। और ये कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को निजात दहिंदा समझ के वोट डाला है ना, इसलिए कि हमने मुसलसल 4-5 साल कैंपेन की है, मुसलसल सड़कों पर रहे हैं, धरने देते रहे हैं, लोगों के मसले हल कराए हैं, खिदमत की है। IT स्कॉलरशिप का ह्यूज प्रोग्राम करके 10,000 बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, फ्री स्कॉलरशिप है, जॉब्स दिला रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोगों का एतमाद हुआ कि अब जमात इस्लामी दोबारा से आपको ये भी लगता है कि और भारी मैंडेट दिया ताकि काम करने में आसानी हो सके, सिंध हुकूमत रुकावटें ना डाले, इसलिए बेहतर है कि इत्तेहाद भी पीपल्स पार्टी से हो जाए और वो आपका मेयर तस्लीम कर ले तो उनसे इत्तेहाद हो जाए ताकि रुकावटें भी ना हो और कोऑपरेशन के साथ आप काम भी कर सकें। देखिए, जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने में बहुत सारे सवालिया निशान हमारी पार्टी के अंदर भी, अवाम में भी और पार्टी के हाई ऑफ्स में भी मौजूद होते हैं। आप इस बात को जानते हैं, कराची की डायनामिक्स को, कि लोग जो हैं, चाहे पीपल्स पार्टी कितना भी दावा कर ले, ये बात एक हकीकत है कि मेन स्ट्रीम कराची शहर पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। यानी मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ नाबाद की जिन यूसीओं पे जहां मैं खुद भी था, वहां पर इतना इन्होंने काम करवाने की कोशिश की, इतना असरअंदाज होने की कोशिश की, बड़े बड़े बैनर्स लगवाए। इनके कुछ लोग अपॉइंटेड थे कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी का इमेज बनाएं, लेकिन किसी यूसी में ये 1000 वोट से, 800 वोट से, 700 वोट से आगे नहीं बढ़ सके, जबकि जीतने वाले के 800, 700 और 8000, 7000, 9000, 5000 इस तरह के वोट हैं। इससे पता चलता है, और आप इसी को लियाकताबाद में देख लें, इसी को आप जो है सोसाइटी में देख लें, गुलशन में देख लें, इसी को औरंगी टाउन में देख लें, इसी को आप जो है वो जो भी हमारा फेडरल एरिया पूरा देख लें, गुलबर्ग देख लें, तो नई कराची देख लें, नाजमाबाद देख लें, गोलीमार देख लें, कोरंगी लांडी देख लें, औरंगी टाउन, तो इन सब इलाकों में पीपल्स पार्टी को लोग नहीं चाहते कि वो उनको वोट दिया जाए। ये एक हकीकत है, इस ग्राउंड रियलिटी का उनको अंदाज़ा होना चाहिए। और वो मेन स्ट्रीम शहर को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ हल्का बंदियों की बुनियाद पर और हुकूमत की बुनियाद पर उन्होंने ये सब कुछ स्कोर हासिल किया है। लिहाजा ये इतना आसान नहीं है। इसके बावजूद मैं ये चाहूँगा कि कोई पोल करवाऊं, कोई लोगों से राय लूं, कुछ आवाम से भी पूछूं कि 2 सिनेरियोज हैं, इन सिनेरियोज में कराची की बेहतरी किस में है और उसके नतीजे में हम एक कोई कंसेंसस डेवलप करें। मेरी ख्वाहिश है कि कराची का मेयर जो बने वो कंसेंसस से बने। हम तो ज़ाहिर बनने हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी एक पार्टी की तरफ हिलकर आप जो है वो सियासतबाजी जो मुल्क की सतह पर हो रही है, असम्बली टूट रही है, असम्बली गिर रही है, इस्तीफे हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, फिर इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, फिर उसके बाद एक असम्बली बहाल हो रही है, वज़ीर आला जा रहा है, अदम एतमाद। यार ये क्या है? इसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या? बहुत शुक्रिया, आप नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ये तय किया हुआ है कि मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा। वो चाहते हैं कंसेंसस से हो, पीपल्स पार्टी से भी बात करने के लिए तैयार है अगर इशूज़ रिजॉल्व हो जाए। और आम इशूज़ पर बात करेंगे। तहकीकाती रिपोर्ट शाया करने वाले मकामी सहाफ़ी शाहिद असलम को आज गिरफ्तार हुए 5 दिन गुजर चुके हैं, मगर जिस तरीके से शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया और फिर जिस तरीके से इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान में हुकूमत तो तब्दील हो गई है, मगर आज़ादी इज़हार राय को बर्दाश्त ना करने का उसूल अब भी मौजूद है। ज़ाहिर और गैर ज़ाहिर क़ुव्वतों को खुश करने के लिए जमहूरी उसूलों को कुर्बान करने की रविश अब भी बरकरार है। चेहरे बदल गए हैं, मगर निज़ाम में मौजूद फस्तायत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और उस फस्तायत पर हुकूमत की खामोशी और बेबसी ने मज़ीद सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि आज मुल्क में एक इत्तेहादी हुकूमत मौजूद है जिसमें पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। दोनों जमातें खुद को जमहूरी जमातें करार देती हैं
आज़ादी इज़हार राय की बात करती हैं और इमरान खान की हुकूमत में सहाफ़ियों को हिरासां करने, उन्हें अगवा करने, उन पर झूठे मुकदमात बनाने की मजम्मत करती रही हैं। मगर आज जब ये जमातें हुकूमत में आ गई हैं तो वही तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है जिसकी कल तक वो मजम्मत कर रहे थे। 13 जनवरी को लाहौर में FIA ने बाकायदा छापा मारकर सहाफ़ी शाहिद असलम को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि जिस इदारे यानी FIA ने शाहिद असलम को गिरफ्तार किया वो उसी इदारे से मुताल्लिक रिपोर्टिंग करते आए हैं, मगर ना ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया, ना ही उन्हें तलब किया गया, ना ही उन्हें कोई सवालनामा भेजा गया। बस छापा मारकर मुजरिमों की तरह एक सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। और जिस इल्ज़ाम में शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया वो इल्ज़ाम भी मज़े का खेज़ है और उसका एक पस मंज़र भी है। गुज़िश्ता साल नवंबर में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुबैना तौर पर बढ़ते हुए असासों से मुताल्लिक फैक्ट फोकस ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें जनरल बाजवा के टैक्स रिटर्न्स का बुनियादी किरदार था। इस रिपोर्ट में जनरल बाजवा के असासों से मुताल्लिक मुख्तलिफ दावे किए गए थे और उनके टैक्स रिकॉर्ड का डेटा भी शाया किया गया था। ISPR ने इस रिपोर्ट की तरदीद की थी और फौरी तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने इस मामले पर कार्रवाई का फैसला किया कि कैसे साबिक आर्मी चीफ का टैक्स डेटा लीक हो गया है। इस कार्रवाई से मुताल्लिक दिसंबर 2022 को FIA ने FBR के मुतादिद अफसरान को गिरफ्तार किया और फिर 13 जनवरी को इसी तहकीकात के पस मंज़र में सहाफ़ी शाहिद असलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर पीका ऑर्डिनेंस और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA के मुकदमे के मुताबिक शाहिद असलम ने अहमद नूरानी से मिलकर FBR के मुलाजमीन को रिश्वत दी और बदले में हुकूमती शख्सियात, आला आर्मी अफसरान और कारोबारी शख्सियात का टैक्स डेटा हासिल कर लिया। और शाहिद असलम के पास काफ़ी तादाद में पाकिस्तान के आला शख्सियात के टैक्स रिकॉर्ड का डेटा मौजूद है जो कि इंतहाई हसास डेटा है और सहाफ़ी शाहिद असलम से हर डेटा रिकवर करना मकसूद है। इसके लिए शाहिद असलम से इंटेरोगेशन करना दरकार है। इस काम के लिए FIA ने ना सिर्फ सहाफ़ी शाहिद असलम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया बल्कि गुज़िश्ता रोज़ उनके फ़ोन और लैपटॉप तक रसाई हासिल करने के लिए उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड का भी अदालत से मुतालबा किया गया, क्योंकि FIA के मुताबिक शाहिद असलम ने उन्हें उनके फ़ोन और लैपटॉप का पासवर्ड फराहम नहीं किया है। अदालत ने गुज़िश्ता समात में सहाफ़ी का मज़ीद जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया बल्कि उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन FIA पहले ही उनके लैपटॉप और फ़ोन का पासवर्ड हासिल करने के लिए उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेज चुकी है। अब FIA जैसा इदारा कैसे एक सहाफ़ी से उसके प्राइवेट डिवाइसेस में मौजूद मालूमात को ज़बरदस्ती और ताकत के ज़ोर पर हासिल कर सकता है? कौन सा कानून उन्हें ये इजाज़त देता है? प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल के तहत हर सहाफ़ी के पास प्राइवेसी का हक मौजूद है, मगर FIA ज़बरदस्ती शाहिद असलम के लैपटॉप और फ़ोन से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ना सिर्फ उनकी मुख्तलिफ स्टोरीज़ मुतासिर हो सकती हैं बल्कि वो ज़राए भी ख़तरे में पड़ सकते हैं जिनसे उनका राब्ता था। और एक सहाफ़ी का ये हक है कि वो अपने ज़राए की हिफाजत करे। और सवाल यह है कि एक सहाफ़ी के पास मालूमात क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका और काम क्या है? और दूसरा सवाल यह है कि इस केस में एक सहाफ़ी को बेबुनियाद इल्ज़ामात की वजह से क्यों घसीटा जा रहा है? 5 दिन से शाहिद असलम गिरफ्तार हैं और अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने जुर्म क्या किया है। FIA ने जो भी इल्ज़ामात शाहिद असलम पर लगाए हैं वो उनकी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन अगर वो इल्ज़ामात दुरुस्त भी मान लिए जाएँ तो वो एक सहाफ़ी के लिए जुर्म कैसे बन जाता है? सहाफ़ी का काम ही यह है कि वो मफाद आमा के पेश नज़र मालूमात इकट्ठी करे, इदारों से इकट्ठी करे, खुफिया तौर पर इकट्ठी करे, और यही तरीक़ा ही तहकीकाती सहाफ़त की बुनियाद है। मगर आज शाहिद असलम के केस ने मौजूदा हुकूमत के जमहूरी वादों और दावों को अया करके रख दिया है और ये वाज़ेह कर दिया है कि मौजूदा हुकूमत में भी मीडिया की आज़ादी एक सवालिया निशान है और इस हुकूमत में भी सहाफ़ी ताकतवर हलकों से गैर महफूज है। सिर्फ यही नहीं, सहाफ़ी शाहिद असलम इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर चुके हैं कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ से मुताल्लिक कोई भी डेटा अहमद नूरानी को फराहम किया है। अहमद नूरानी भी वाज़ेह कर चुके हैं कि सहाफ़ी शाहिद असलम से उन्होंने कोई डेटा नहीं लिया है, लेकिन अगर डेटा फराहम किया भी हो तो तब भी जुर्म नहीं है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में अगर लीक डेटा से कोई एक रिपोर्ट शाया हुई है जिससे एक अवामी ओहदेदार पर इल्ज़ाम लगे हैं तो अवामी ओहदेदार जवाबदेह होता है। अगर उसे लगता है कि रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है तो वह हक़ इज़्ज़त का दावा कर सकता है, मगर मैसेज पर गौर करने के बजाय मैसेंजर को रास्ते से नहीं हटाया जाता। डेटा प्राइवेसी अहम है, मगर उसके लीक होने पर हुकूमती एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई बनती है जिन्होंने डेटा लीक किया है। आज FIA को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने इस केस में शाहिद असलम को गिरफ्तार किया, कैसे उनकी प्राइवेसी ब्रीच की गई, कैसे उनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया, और हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जिनके मातहत FIA है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों इस मामले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। FIA तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मातहत है और राना सनाउल्लाह ये वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्हें लगता है कि शाहिद असलम पर लगने वाले इल्ज़ामात गलत हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ये इन पे इल्ज़ाम जो है ये दुरुस्त नहीं है और ये बात इन्वेस्टिगेशन में जो है वो प्रूव हो जाएगी। मैं कल सुन रहा था उमर चीमा साहब को,
तो मुझे प्रेमा शाही लगता है कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है ये गलत है। और तो सर राणा साहब, अगर इल्ज़ाम गलत है तो FIA ऐसे ही उठा लेगा बगैर किसी सबूत के और फिर तहकीकात करेगा? पहले तहकीकात करे, देखिए वो फिर देखेंगे कानूनी केस बनता है कि नहीं बनता। वो होता ये है ना कि प्रेमा शाही कोई चीज़ किसी के खिलाफ हो तो उसे फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज जो है वो राउंड अप किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो जाएगी। क्या तरीका है ये? ऐसा किस मुहज़्ज़ब माशरे में होता है? राना सनाउल्लाह साहब ही जवाब दें। सहाफ़ी शाहिद असलम जेल में हैं और वो हुकूमती वुज़रा खामोश हैं जो इमरान खान की हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस से मुतालिक बहुत मुतहर्रिक होते थे। मरियम औरंगज़ेब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने इस मामले पर एक ट्वीट तक नहीं किया है, कोई बयान नहीं दिया है, जबकि इमरान खान की हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस के कलअदम होने पर वो सहाफ़ियों को मुबारकबादी दिया करती थी और उसे आज़ादी इज़हार राय की जीत करार दिया करती थी, और इससे पहले वो सहाफ़ियों के हुकूक और उनकी आज़ादी से मुतालिक बार बार बयानात दिया करती थी। फेक न्यूज़ का तायुन इमरान खान साहब करेंगे? फेक न्यूज़ का तायुन जो है वो हुकूमत वक्त करेगी कि फेक न्यूज़ क्या होता है? वो लोग जो खुद फाशिस्ट हैं, खुद ड्रकोनियन कवानीन का इंदराज करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, वो आज मीडिया के ऊपर ये हमला, आज़ादी राय के ऊपर ये हमला, इस ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स के ज़रिए और अपनी मुखालिफ जो ज़बान है, जो आवाज़ें हैं, उनके ऊपर ये हमला, ये इसकी इजाज़त आईने पाकिस्तान आपको नहीं देता। जिस किस्म के आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इस पीका लॉ का सबसे बड़ी पहले इम्प्लीमेंटेशन इमरान खान पर होनी चाहिए, कराए के तर्जुमानों पर होनी चाहिए। ऐसे कवानीन क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि ये खौफ है। ये माजी में भी ऐसे कवानीन बने हैं जिनका जो सामना है वो उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जो ये कवानीन बनाते हैं। मगर आज मरियम औरंगज़ेब खामोश हैं। हमने उन्हें इस पूरे मामले पर प्रोग्राम में आने की दावत दी और उन्हें पैगाम भेजा कि अपोजिशन में आप ऐसी गिरफ्तारियों और मीडिया की आज़ादी से मुतालिक आवाज़ उठाती रही हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात की हैसियत से आप इस मामले पर खामोश हैं। आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें और अपना मौक़िफ़ सामने रखें। मगर मरियम औरंगज़ेब ने कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसके बाद हमने मरियम औरंगज़ेब के पर्सनल सेक्रेटरी को पैगाम भेजा कि हमने मरियम साहिबा को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है, क्या आप हमें उनकी शिरकत से मुतालिक मदद फराम कर सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में है। जिसके बाद हमने उन्हें पैगाम भेजा कि आप मरियम औरंगज़ेब को बता दें कि हम सहाफ़ी शाहिद असलम की गिरफ्तारी से मुतालिक प्रोग्राम में बात करेंगे, और उन्होंने वफाकी वज़ीर की हैसियत से इस मामले पर कोई बात नहीं की है। हमें उनका मौक़िफ़ दरकार है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने सिर्फ आज खामोशी इख्तियार नहीं की है, बल्कि माजी में भी हमने उन्हें उनकी वजारत से मुतालिक सवालात भेजे और प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, तो उस वक्त भी वो नहीं आई। और अब ये रिवायत बन गई है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, जिनका काम ही ये है कि वो हुकूमती मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन जब जब उन्हें हुकूमती मामलात पर प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो वो नहीं आती, किसी और प्रोग्राम में भी नहीं जाती। हुकूमत की कारकर्दगी का दिफा करने को वज़ीर इत्तलात तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में केसेस से मुतालिक उनका दिफा करने को वो तैयार नहीं होती। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ से मुतालिक उन्हें प्रोग्राम में बुलाया, तब भी वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हुई, उनका दिफा करने के लिए तैयार नहीं हुई, और ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो इंटरव्यूज़ नहीं दे रही हैं। ये पहली दफ़ा देखा है कि कोई वज़ीर इत्तलात ये बात कहे कि वो पार्टी और हुकूमत के दिफा के लिए इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर वो पार्टी मामलात पर या हुकूमती मामलात पर इंटरव्यूज़ के लिए नहीं आ रही हैं, तो ये उनका और उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन जहाँ एक सहाफ़ी के साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है और उसकी वजह से पूरी सहाफ़ती बरादरी में खौफ व हिरास का माहौल हो, तो उस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात की खामोशी को मुजरिमाना खामोशी के ज़मरे में ही लिया जाएगा। वो खामोश नहीं रह सकती हैं, उन्हें बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा, हुकूमत को इक़दामात लेने पड़ेंगे। खामोशी जुर्म है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।